तो चलिए दोस्तों, लेट अस स्टार्ट विद बाइनोमियल थ्योरम के अंदर में इंपॉर्टेंट टर्म्स इन दी बाइनोमियल एक्सपेंशन। इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि लेट अस स्टार्ट विद, हम जानते हैं कि भैया x प्लस वाई होल की पावर n एक्सपेंशन के अंदर में जो, और जब n होल नंबर है, n कोई भी होल नंबर है तब की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जनरल टर्म है। जनरल टर्म क्या होती है? टी बेस आर प्लस वन इज एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर इंटू वाई रेज टू द पावर आर, राइट? यही होती है। तो बस अगर मैं इसी से रिलेटेड आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूं, सिंपल क्वेश्चन एक, क्या? फाइंड दी फोर्थ टर्म। हमें क्या चाहिए? फोर्थ टर्म चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस वाई बाय टू होल पावर 7। इसमें फोर्थ टर्म चाहिए। फोर्थ टर्म चाहिए तो मतलब r की वैल्यू 3 होगी, ये हम जानते हैं। ये तो अपने से आंसर निकल जाएगा। t3 प्लस वन इज इक्वल्स टू 7c3 इंटू 2x की पावर 7 माइनस 3 इंटू माइनस का y बाय टू की पावर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सही है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बात क्लियर हो गई। अब एडिंग ऑन टू दिस कॉन्सेप्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ। के अब मैंने क्वेश्चन लिखा, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब। एक्स क्यूब किसके अंदर में? 2x² माइनस का 1/3x होल की पावर 6। हमें टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब चाहिए। तो ऐसे सवाल में आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? टी बेस आर प्लस वन यानी जनरल टर्म लिखेंगे, यानी 6c r इंटू 2x² की पावर 6 माइनस आर इंटू माइनस 1/3x की पावर r। आप ऐसे ही लिखेंगे, जनरल टर्म है ये। तो यानी ये बन गया 6c r इंटू 2 की पावर 6 माइनस आर माइनस 1/3 की पावर r, और x की पावर क्या बनेगा? ये रेज टू द पावर 2 है यहाँ पर, तो 12 माइनस 2r और ये माइनस का r, यानी 12 माइनस का 3r। बेसिस आर सेम, द पावर्स गेट एडेड, राइट? अब हमें चाहिए टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब, तो मतलब देयरफॉर हम बोल सकते हैं 12 माइनस का 3r जो है वो 3 के इक्वल होगा। 12 माइनस का 3r जो है वो 3 के इक्वल होगा, क्योंकि x की पावर क्या चाहिए अपने को? 3 चाहिए। तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। r की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 3 आ गई। ये बात मेरी समझ में आई आप लोगों को? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, r हैज टू बी अ होल नंबर। अगर यहां पर r होल नंबर आ रहा है तब वो टर्म एग्जिस्ट करेगी, एल्स अपार्ट वो जीरो हो जाएगी। एल्स अपार्ट द टर्म इन्वॉल्विंग, मान लो r की वैल्यू यहाँ पर 3/2 हो जाती, हमें पता है r तो हमेशा एक होल नंबर होता है, 3/2 हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब आंसर क्या होता? फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब, आंसर क्या होता? 0। आंसर क्या होता? 0। तो देयरफॉर यहां पर जो आंसर है टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब, अब r की वैल्यू 3, अब r की वैल्यू 3 पुट कर दो, यानी आंसर है वो आएगा 6c3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू माइनस 1/3 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3। ये टर्म आ गई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या ये मेरी बात आप सबको समझ में आई? इज इट क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसी तरह अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं, मेरी बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल यही है पूरी की पूरी एक्सप्रेशन, ठीक है? तो अगर मैं पूछूं, यहीं पर ये क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, क्वेश्चन है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब समझ रहे हैं इस बात का आप लोग? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब, लेट मी रीराइट इट, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी दैट इज एक्स की पावर 0 आनी चाहिए।
अब फिर से वही काम करोगे, इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, जनरल टर्म जो लिखी है वही की वही रहेगी, जनरल टर्म में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, ये एज इट इज कोई चेंज नहीं आएगा। और एक्स की जो भी पावर आ रही है यहाँ पर वो क्या आ रही है, 12 माइनस का 3 आ रही है, तो आप क्या कर देंगे, पुट कर दें 12 माइनस 3r को इक्वल टू 0 पुट कर दें, यानी यहां से r की वैल्यू 4 आ जाएगी। और दोस्तों यहां भी ध्यान रखिएगा, r हैज टू बी अ होल नंबर, अगर r होल नंबर नहीं आ रहा है तो आप आंसर लिख देंगे ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो r की वैल्यू 4 आएगी, r हैज टू बी अ होल नंबर। अब कोरस्पॉन्डिंग टू r की वैल्यू 4 आप आंसर लिख दें, क्या लिख दें, 6c4 आंसर है रिक्वायर्ड, क्या आएगा 6c4, 6c4 इंटू 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर कितना आ जाएगा 6 माइनस का 4, 2 की पावर 6 माइनस 4 इंटू माइनस 1/3 की पावर 4 इंटू माइनस का 1/3 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 0, इंटू एक्स की पावर 0, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर दोस्तों। आई एम श्योर आप सबको मेरी बात यहां तक समझ में आएगी, टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर कुछ भी करनी है या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो आप सबसे पहला काम आप जनरल टर्म लिखेंगे, जनरल टर्म लिखने के बाद एक्स की यानी वेरिएबल की जो भी पावर आ रही है उसको इक्वल टू द रिक्वायर्ड जो भी क्वेश्चन ने मांग करी है उसके हिसाब से काम करेंगे आप। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। अब टॉपिक पढ़ते हैं इसी के अंदर में, द टॉपिक ऑफ मिडल टर्म, द टॉपिक ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, मिडल टर्म, अब हम लोग जानते हैं x प्लस वाई होल की पावर n के अंदर में दो बातें हैं, अगर n होल नंबर है तब की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, या तो n ऑड नंबर होगा, n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, या n इवन नंबर होगा। हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n+1 होंगी, यहाँ पर भी n+1 होंगी, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी होंगी, इवन हो जाएगी, कि ऑड के अंदर में 1 ऐड कर रहे हो तो इवन आएगा, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है n+1 यानी वो क्या हो जाएंगी, ऑड हो जाएंगी। यहाँ तक बात समझ में आई है, इज इट क्लियर टू ऑल। तो x प्लस वाई होल पावर n के अंदर में n अगर ऑड है तो क्या होगा, n अगर इवन है तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगी अगर n की वैल्यू ऑड है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने कहा x प्लस वाई होल की पावर 3, n ऑड है, तो इसका आंसर अपन जानते हैं x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³, कितनी टर्म आ गई, 4 आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, इवन आई। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है दोस्तों, आई एम रिपीटिंग, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मिडल टर्म्स कितनी होंगी, दो मिडल टर्म्स होंगी, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग टू मिडल टर्म्स होंगी, टू मिडल टर्म्स होंगी, राइट। टू मिडल टर्म्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, आर की किस वैल्यू के लिए आएंगी वो भी बात कर लेते हैं। लेकिन अगर एन इवन होगा, एग्जाम्पल के तौर पे x प्लस वाई की पावर 2, तो ये बनेगा x² प्लस 2xy प्लस y², तो यहाँ पर तीन टर्म्स आ रही हैं तो एक ही मिडल टर्म आएगी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओनली वन मिडल टर्म, वन मिडल टर्म। अब सवाल फिर से यहाँ पर वही उठता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू आर की किस वैल्यू के लिए बात करी जा सकती है। तो आइए दोस्तों इस बारे में बात करते हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देता हूं, n अगर ऑड है तो टू मिडल टर्म्स आ गई, n+1 आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स हमने देखा वो आएगी n+1, यानी यानी टू मिडल टर्म्स, टू मिडल टर्म्स। अब दो मिडल टर्म जो आएंगी वो कोरस्पॉन्डिंग टू किसके आएंगी वो अपने को सोचना है, राइट। अब वो अपने को सोचना है दो कोरस्पॉन्डिंग मिडल टर्म्स किसके आएंगी, आर की किस वैल्यू के लिए आएगी, यह ध्यान रखिए। अब r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n-1/2 कॉमा n+1/2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना दोनों मिडल टर्म आ जाएंगी, यानी दैट इज tr+1 होता है तो tn-1/2 +1 एंड t बेस n+1/2 +1, सही है। यानी क्या आ जाएगा, t
n+1/2 एंड t बेस n+3 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया अपने पास। देयरफॉर ये एक मिडल टर्म आएगी और ये दूसरी मिडल टर्म आएगी। तो मैंने जैसा कहा अभी, दो मिडल टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी n इक्वल टू ऑड के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक इसी तरीके से बात कर लेते हैं, n अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी दोस्तों? वो आएंगी n+1, यानी देयरफॉर ओनली वन मिडल टर्म इज देयर, ओनली वन मिडल टर्म एग्जिस्ट, केवल एक ही मिडल टर्म एग्जिस्ट करेगी और वो r की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर जाएगी? n/2 के लिए, दैट इज t बेस r+1 यानी t बेस n/2 +1। ये मिडल टर्म की बात हो रही है। दिस इज द मिडल टर्म वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द मिडल टर्म वी आर टॉकिंग अबाउट। आई एम श्योर यहां तक आप सबको मेरी बात समझ में आई है। और दोस्तों एक और बात बता दूं, नोट बना करके आप लिख सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इज हाईएस्ट, ये बात समझ में आ रही है मेरी? जो मिडल टर्म आएगी उसका जो कोएफिशिएंट आएगा वो सबसे बड़ा होगा। मिडल टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग मिडल टर्म जो आएगी उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? हाईएस्ट होगा। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये चीज। मिडल टर्म हमने जैसे कि n इक्वल टू ओड के कॉरस्पॉन्डिंग और n इक्वल टू इवन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने जो टर्म्स निकाली, तो हमने कहा जो मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो हाईएस्ट होगा। क्लियर है? चलिए यहां तक बात क्लियर हो जाती है अब अपने को। अब हमने यहां पर दो बातें पढ़ी अभी तक इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर में। एक, फाइंडिंग द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर कुछ या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। दूसरा हमने मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब इस बेस पे लेट अस टॉक अबाउट वन और टू क्वेश्चंस सो दैट वी गेट अ मोर एंड मोर क्लियरिटी, राइट? लेट अस टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, लेट अस से, मैं लिख देता हूं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इन x माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 10। तो व्हाट इज द आंसर? x की पावर 15 का जो कोएफिशिएंट है वो निकालना है अपने को। तो ठीक है, एक तरीका तो है मैं इसकी जनरल टर्म लिखूं, लेकिन इससे पहले मैं एक काम कर सकता हूं, मतलब जनरल टर्म वाले तरीके से भी आंसर आएगा, बिल्कुल सटीक आंसर आएगा, नो इश्यूज। लेकिन अगर मैं यहाँ सर x कॉमन ले लूँ, x की पावर 10 बाहर आ गया और ये आ गया 1 माइनस एक्स होल की पावर 10, यानी देयरफॉर जो रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट है इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन 1 माइनस एक्स होल की पावर 10, क्योंकि x की पावर 10 तो हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर 5 का जो कोएफिशिएंट है वो आंसर आएगा। और जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों? अब x की पावर 5 है यानी ऑड नंबर है यहाँ पर, तो माइनस टाइम्स 10c5, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर हेयर। क्लियर है दोस्तों? ये बात कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर में, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब एक और बात मैं यहाँ बता दूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हो जाए कि लेट अस से क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड दी लास्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2x² होल की पावर 8। मान लो ये लिख लिया, ठीक है ना? आखिरी की 4 टर्म्स चाहिए। तो इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और फर्स्ट 4 टर्म्स आप ऐसे समझ लें, फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² प्लस x होल की पावर 8। एक ही बात है, क्योंकि शुरुआत से पहली टर्म और आखिरी से पहली टर्म एक ही बात होती है। कारण क्या है? NCR जो है NCN माइनस आर के बराबर होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम आखिरी की 4 टर्म्स पूछी जाए तो आप हमेशा फर्स्ट 4 टर्म्स के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गई होगी चीज, ये सारी की सारी।
ठीक है, अब एक और सवाल करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन। अगर हमने कहा कि भैया इफ द सम ऑफ all the coefficients in the expansion of x plus 1 upon x whole की power n is 4096, then find the greatest binomial कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं। सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स, सारे कोएफिशिएंट्स के सम की बात हो रही है, तो क्या करना है, वेरिएबल्स को 1 पुट कर दो। तो x को 1 और यहाँ पर तो 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n बना। अब ये 4096 क्या है, 2 की पावर 10 लिखा हुआ है दोस्तों, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। n की वैल्यू 12 आ गई, 2 की पावर 12, ठीक है ना, n की वैल्यू 12 आ गई। तो n की वैल्यू जब 12 आ गई, अब हमें पता है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिडिल टर्म होगा, तो आंसर आ गया 12c6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। राइट दोस्तों, बढ़िया, यहां तक भी समझ आ जाती है बातें। अब उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।